हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। और हम लोगों की ये RO PYQ सीरीज चल रही थी। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जियोग्राफी और हिस्ट्री कवर कर लिया है। हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक जो इतिहास है वो कवर कर लिया है। और भारत का और विश्व का भूगोल कवर कर लिया है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस सीरीज़ में ये मैंने एक प्लेलिस्ट पूरी बना दी जिसमें RO के प्रीलिम्स पेपर और मेंस पेपर के सारे क्वेश्चंस और हिंदी भी मैंने इसी प्लेलिस्ट में शामिल कर दी है। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट पे जाके सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने साथ में इसकी जो व्याख्या है वो भी दिखाई है, क्योंकि अगर मैं इसके नोट्स बना के आपको वीडियो देती है तो कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाता। इससे आपको पूरी बुक कवर हो जाएगी। पूरी बुक आप लोग जो लोग नहीं भी लेना चाहते हैं वो लोग बुक भी अच्छे से देख लेंगे। उसमें क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट है वो निकाल लेंगे, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है वो छोड़ देंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको सीधे पूरे बुक कवर करा रही हूँ। तो नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक इसमें है पॉलिटी में संसदीय व्यवस्था और केंद्र सरकार है। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, पहला अभिकथन है, दूसरा फिर कारण है। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। तो इसका जो कारण दिया गया है, उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो अभी इसमें जैसे राज्यसभा आ गया है तो राज्यसभा के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि 83 आर्टिकल अनुच्छेद 83 में ये लिखा हुआ है कि जो राज्यसभा है वो संसद का स्थायी सदन है, उसका कभी विघटन नहीं होता है। तो अभिकथन इसका सही है। उसके बाद उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, और इसमें अगर ये और पॉइंट्स देखें तो जो राज्यसभा है इसमें ये 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। और जो 1/3 सदस्य हैं वो हर दूसरे वर्ष इसमें मतलब वो हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और उसके बाद जो बचे हुए सदस्य हैं उनका फिर चुनाव होता है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी ही होगा। और इसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और बाकी के सदस्य निर्वाचित होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन जो दिया गया है वो राष्ट्रपति की तरह है उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, और दूसरा जो कथन दिया गया है वो है राज्यों के विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका जो पहला वाला कथन है वो तो सही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि इसमें जो भारत की जनता वो डायरेक्ट वोट नहीं करती है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। इनके लिए जो भी राज्यसभा और लोकसभा में जनता द्वारा निर्वाचित लोग आते हैं वो लोग वोट करते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष प्रणाली है। इसको एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से इनका जो है चुनाव होता है। तो पहला वाला तो सही है। दूसरा वाला पूछा गया है राज्यों के विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति है उनके चुनाव में भारत के राज्यसभा, लोकसभा और जो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य हैं वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनके मामले में तो ये वाला कथन सही होगा। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए यहाँ पे तो उनके में सिर्फ संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं, उसमें राज्य की विधानसभाओं का कोई रोल नहीं है। तो दूसरा वाला जो कथन है वो गलत हो जाएगा। तो इसी में आपका ये क्वेश्चन भी मैं कवर कर देती हूँ कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। भारत की जो संसद है उसके लोकसभा के, राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। और जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके सदस्य निर्वाचित। और उसके बाद पुदुचेरी जो संघ शासित प्रदेश हैं, पुदुचेरी और दिल्ली,
उनके सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सारे सदस्य, मतलब संसद के सारे सदस्य भाग लेते हैं। इसमें विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1। और आप लोग इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य सरकार, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसमें पूछा गया है किसी राज्य के राज्यपाल। ठीक है, तो इसमें भी मैं बता दूं कि जो राष्ट्रपति है उनको भी अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। और अगर राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल को 213 के तहत उसको भी, मतलब विधानमंडल जब अवकाश के टाइम पे अध्यादेश जारी करने का हक है। किसको? राज्यपाल को अधिकार है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। इससे पहले भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। इसके पहले योजना आयोग चलता था। तो योजना आयोग को ख़त्म करके फिर नीति आयोग लाया गया था जनवरी 2015 में। अब इसमें जो ऑप्शंस में ये पूछा गया है कि किसके द्वारा की गई थी। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से। बी ऑप्शन है संसद के एक अधिनियम से। सी ऑप्शन है संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। तो इसकी आप लोग व्याख्या भी देख लीजिए। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी जनवरी में। और पूर्व में स्थापित योजना आयोग, जिसकी स्थापना योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 के स्थान पर किया गया। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि एक ऐसी संस्था, तो ये गैर संवैधानिक संस्था है। और इसकी स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित विशिष्ट प्रस्ताव से हुआ था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था और संविधान संशोधन और अनुसूची। ठीक है, तो इसमें सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है हमें। तो पहले में अधिनियम दिए गए हैं, दूसरे में संशोधन दिए गए हैं। कौन से अधिनियम में कब संशोधन हुआ था? ठीक है, कौन सा संशोधन हुआ था? जैसे 164वां संशोधन अनुच्छेद 164 में संशोधन, और इस दूसरी साइड दिया गया है अधिनियम। तो हम लोग एक एक अधिनियम और एक एक संशोधन देखते चलेंगे। तो पहला वाला जो अधिनियम दिया गया है वो संविधान 94वां संशोधन अधिनियम 2006 में। और इस अधिनियम में संशोधन अनुच्छेद 164 में ही संशोधन किया गया था। दूसरा वाला देखते हैं 95वां संशोधन। इसमें 334 में संशोधन, अनुच्छेद 334 में ही संशोधन किया गया था। नेक्स्ट सी 96वां संशोधन, संविधान 96वां संशोधन अधिनियम 2011 में आया था। और इसमें 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। और हमारी 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। और अभी हमारे संविधान में टोटल कितनी भाषाएं हैं और मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है। डी में दिया गया है संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019। इसमें अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया था। तो इन चारों का ऑप्शन ए बी सी डी का 1 2 3 4 ही सही होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। और यहाँ से हम लोगों की जो पॉलिटी है, पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। और ये इसकी पिछली वीडियो में हम लोग इसी सेट के हिस्ट्री और जियोग्राफी कवर कर चुके हैं, तो वो भी अच्छे से देख लें। और मैं सब्जेक्ट वाइज छोटी छोटी वीडियोज़ बनाए ताकि आपको रिविज़न में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तब तक ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।